नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर ऑफ एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने लगभग 2 चैप्टरों को कवर कर लिया दोस्तों। उसमें हम लोग अब तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां, और इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे की बातें चर्चा करेंगे, जिसमें ब्रिटिश के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन के क्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल हुई हैं, और ब्रिटिश के द्वारा जो टैक्स प्राप्त करने के लिए कौन सी भू राजस्व नीतियां लेकर के आए थे, तो उन भू राजस्व नीतियों पर हमको दोस्तों चर्चा करनी है। चलिए देखिए, संपत्ति का दोहन दोस्तों ना, हेडिंग है हमारी संपत्ति का तो दोहन। संपत्ति के दोहन का मतलब यह है कि भारत में ब्रिटिश ने किस माध्यम से जो है या किस तरीके से भारतीय संपत्ति का दोहन किया। क्लियर है? तो एक अर्थ हमें यह समझना है कि जो भारत का धन संपत्ति का दोहन हो रहा है ना, इसको हम लोग धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से भी समझ सकते हैं। क्लियर है? धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? धन निष्कासन का मतलब यह था कि वे संसाधन जो भारतीयों के लिए प्रयोग हो सकते थे दोस्तों, उनका बहिर्गमन, उनका निष्कासन ब्रिटेन की ओर हो रहा था। क्लियर है? जो धन संपदा भारतीय लोगों के लिए उपयोग में हो सकती थी, वो सारी का सारा धन संपदा कहां जा रहा था? ब्रिटेन में जा रहा था। क्लियर है? तो ये इसी के माध्यम से बताया गया है कि वो कैसे जा रहा था, इसको हमें इस पैराग्राफ में समझना है। चलिए देखिए, भारत की संपत्ति है ना और संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज ब्रिटेन भेज रहे थे। क्लियर है? वही बात है। और इससे बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। इसी पूरी प्रक्रिया को हम धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। अब ये कैसे हो रहा था उसको समझ लेते हैं। यह आर्थिक दोहन दोस्तों ब्रिटिश शासन की खास विशेषता थी। हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी दोस्तों। कंपनी का पर्पज मुख्य रूप से यह था कि कंपनी की नीति, कोई भी पॉलिसी थी, उसमें ब्रिटिश के आर्थिक हित छुपे हुए थे। वो लाभ के उद्देश्य से सारी नीतियां बनाती थी, है ना। चलिए, तो लिखा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन की खास विशेषता थी। इससे पहले बुरी से बुरी भारतीय सरकारों ने भी जनता से चूसी गई दौलत का उपयोग देश के अंदर ही किया था। अब जैसे आप समझ लीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो भी शासक आए, तो जैसे मुगल भारत आए दोस्तों, तो मुगलों ने भारत में शासन किया लंबे समय तक। इन्होंने यहां से लोगों से टैक्स वसूला, है ना, किसानों से, जमीन लोगों से। तो उस टैक्स से, उस कर से दोस्तों, इस कर का उपयोग उन्होंने भारत में ही किया दोस्तों। क्लियर है? इसका उपयोग भारत में ही किया गया। लेकिन यहां ब्रिटिश के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। अंग्रेजों ने भारत से जो टैक्स प्राप्त किया, वो पूरा का पूरा पार्ट जो है ब्रिटेन जा रहा है। यही बात कही जा रही है। हाँ, जो जनता की दौलत को प्रयोग उन्होंने भारत के अंदर ही किया, चाहे उन्होंने इस धन को सिंचाई की नहर बनवाने में, ग्रांड ट्रक रोड बनवाने में, शेरशाह सूरी का नाम लिया जा रहा है, पर खर्च किया गया हो, महल बनवाए, मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाने में लगाया, युद्धों और विजयों के लिए उसका उपयोग किया, या व्यक्तिगत भोग विलास में उसे उड़ाया, मगर वह धन अंततः भारतीय उद्योग और व्यापार को ही प्रोत्साहित करता है। क्लियर है? लेकिन और भारतीयों को रोजगार देता रहा। इसका कारण यह था कि विदेशी विजेता जैसे कि मुगल भी जल्द ही भारत में बस गए। उन्होंने इसी को अपना घर बना लिया, पर अंग्रेज हमेशा विदेशी बने रहे। क्लियर है? भारत में काम कर रहे या व्यापार कर रहे लगभग सभी अंग्रेज ब्रिटेन वापस जाने की योजना बनाते रहते थे। भारत की सरकार पर नियंत्रण विदेशी व्यापारियों की एक कंपनी का था, ब्रिटेन की सरकार का था। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता से प्राप्त करों और आय का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज भारत में नहीं बल्कि अपने देश में खर्च कर रहे थे। तो भारत में पहले भी कई सारे लोग आए थे, इसमें मुगलों का नाम लिया जा रहा है। तो दोस्तों, मुगलों ने जो टैक्स पैसा वसूला वो भारत में ही खर्च किया था।
चाहे बताया जा रहा है कि वो युद्धों में खर्च किया गया हो, चाहे वो मस्जिद बनाने में या किले बनवाने में। आज मुगलों की विरासत दोस्तों भारत में नजर आ रही है, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, फतेहपुर सीकरी हो, जो भी इमारतें हैं, इन इमारतों का प्रयोग दोस्तों आज के टाइम पे पर्यटन के माध्यम से बड़ा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है ना, एक अच्छा कलेक्शन भारत सरकार को मिलता है। तो ये एक सकारात्मक परिणाम रहा उन विदेशी शक्तियों का, या वो थे जरूर विदेशी, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने आप को विदेशी माना नहीं। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, जो भारत में थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उसने भारत पर शासन किया, लोगों से टैक्स वसूला, सब कुछ किया, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे उस पे सारा का सारा का पैसा ब्रिटेन की तरफ ले जाते थे, ब्रिटेन ले जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब वो पैसा कैसे जा रहा है दोस्तों, उसको हमें समझना है। बंगाल से संपत्ति का यह दोहन वर्ष 1757 में आरंभ हुआ। क्लियर है? तो ये 1757 में कैसे आरंभ हुआ? जैसे बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध, दोस्तों ध्यान करिएगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, तो इस प्लासी के युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव था, तो उसको हरजाने के तौर पर, हरजाना के तौर पर लाखों रुपए जो है कंपनी और गवर्नर को दिए गए, रॉबर्ट क्लाइव को दिए गए। तो ये कहा जा रहा है ना कि ये दोहन की शुरुआत 1757 में हो गई थी, तो ये 57 बैटल ऑफ प्लासी की बात हो जा रही है। इसमें कंपनी को दोस्तों 24 गांव की जमींदारी प्राप्त हो गई, और यहाँ लाखों रुपए कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और निजी तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त हो रहे हैं। तो धन निष्कासन की प्रक्रिया दोस्तों यहां से प्रारंभ हो जा रही है। और देखिएगा कि इलाहाबाद की संधियां हो रही हैं 1765 में दोस्तों, तो बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल जा रही है इलाहाबाद की संधियों से। और उसके बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। तो दोस्तों करोड़ों रुपए का हर्जाना टीपू सुल्तान पर लगाया कंपनी ने, और आधा मैसूर राज्य कब्जा कर लिया गया। तो ये युद्ध हर्जाने के रूप में ले रहे हैं, क्षेत्र कब्जा कर ले रहे हैं, और यहां से जो धन संपदा मिल रहा है उसका यूज कंपनी अपने काम में ब्रिटेन की तरफ कर रही है। ये धन निष्कासन के बारे में है। आगे है, आरंभ हुआ, और इसके बाद भारतीय कंपनी के नौकर भारतीय शासकों, जमींदारों, व्यापारियों, लगभग जनता से झटकर जमा की गई बेपनाह दौलत देश में जाने लगी। विदेश की बात हो रही है। 1758 और 1765 के बीच उन्होंने लगभग 60 लाख पाउंड की दौलत ब्रिटेन भेज दी थी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये बताया जा रहा है डाटा कि 1758 से लेकर के दोस्तों और 1765 तक, अर्थात इन 7 वर्षों में लगभग 60 लाख पाउंड, 60 लाख पाउंड जो पैसा जो है ये ब्रिटेन भेजा जा रहा है। क्लियर है? वर्ष 1765 में बंगाल के नवाब को जमीन की कुल जितनी मालगुजारी प्राप्त हुई उसकी यह रकम 4 गुनी थी। तो बंगाल से जो टैक्स प्राप्त हुआ था उसका 4 गुना पैसा था जो ब्रिटेन भेजा गया, है ना। इस भयानक दोहन में कंपनी के व्यापारी मुनाफे शामिल नहीं थे। तो जो पैसा जा रहा था भारत से उसमें कंपनी का लाभ नहीं दोस्तों, ये मुख्य रूप से वो पैसा था जो डायरेक्ट लोगों से प्राप्त किया जा रहा है ना। नेक्स्ट देखिएगा, और कमाई भी बहुत ज्यादा थी, गैर कानूनी कमाई से काम नहीं होती थी। वर्ष 1765 में कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। इस तरह राजस्व का अधिकार भी कंपनी पर प्राप्त हो गया था। जो मैंने कहा कि 1765 में, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो बक्सर के युद्ध में कंपनी पराजित हुई और उसके बाद ये चीजें प्राप्त कर ली जा रही हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, जल्द ही कंपनी ने अपने नौकरों से भी बड़े पैमाने पर ये प्रत्यक्ष दोहन की व्यवस्था खड़ी कर दी थी। बंगाल के राजस्व से ही भारतीय माल खरीदकर उनका निर्यात करने लगी थी। अब कंपनी जो व्यापार कर रही थी दोस्तों, तो व्यापार भारत के पैसे से ही कर रही थी, अर्थात लोगों से पैसा वसूला, उसी पैसे से भारत में सामान खरीदा और उसको ब्रिटेन में ला करके बेच दिया। तो अब कंपनी अपने व्यापार के लिए जो पैसा खर्च कर रही थी वो ब्रिटेन की संपत्ति नहीं, कोई ब्रिटेन का पैसा नहीं दोस्तों, वो पैसा मुख्य रूप से इसी राजस्व से दिया जा रहा था, भारत के पैसे से। चलिए,
इन खरीदारों को पूंजी निवेश कहा गया। इस तरह पूंजी निवेश के रूप में बंगाल का धन इंग्लैंड भेजा जाता था। मिसाल के लिए 1765 से 1770 के बीच कंपनी ने लगभग 40 लाख पाउंड का धन बाहर भेजा था। क्लियर है? और फिर दोबारा दोस्तों देखिएगा, 1765 से और 1770 के बीच में फिर 40 लाख पाउंड रुपए पैसा जो है ब्रिटेन की ओर भेजा गया, है ना, जो बंगाल के राजस्व का लगभग 33% था। 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 9% बाहर भेजा जा रहा था। इंडिया की टोटल अगर जो इनकम थी, अगर जीडीपी हम मान लें, तो उसका 9% हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा हो गया, जो कहां भेजा जा रहा था? ब्रिटेन भेजा जा रहा था। यह वास्तविक दोहन और भी अधिक था, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों के वेतन, दूसरी आयों तथा अंग्रेज व्यापारियों के व्यापारिक लाभों का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजा जाता था। तो ब्रिटिश अधिकारियों का जो पेमेंट किया जाता था वेतन के रूप में दोस्तों, वो भी भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। तो ये भी उसी में शामिल है। इस दोहन के नतीजे ने भारत के निर्यात और उसके आयात को बढ़ा दिया गया, मगर इसका कोई लाभ भारत को प्राप्त नहीं हुआ, है ना। हालांकि आर्थिक दोहन की ठीक ठाक रकम जो है का हिसाब अभी तक नहीं लगाया गया। इन सब के बारे में इतिहासकारों में लेकर के बड़े मतभेद हैं, पर 1757 से 1657 तक जो है के बीच जो काफी दोहन किया गया। अब दरअसल मामला ये कि एक डाटा के तौर पर देखना बड़ा मुश्किल है, इतिहासकारों में बड़े मतभेद हैं इसको लेकर के, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एक बड़ी रकम जो आप देख रहे हैं कि छोटे से 7 वर्षों में, कम वर्षों में 60-40 लाख रुपए की पाउंड पैसा भेज दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये डाटा हम 100 साल का, 50 साल का देखें, तो ये राशि बहुत बड़ी हो सकती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1840 को स्वीकार किया, भारत से आशा की जाती है कि वह इस देश को प्रतिवर्ष 20 से 30 लाख पाउंड की स्टर्लिंग के बीच की रकम भेजे। तो लॉर्ड एलन बरो कह रहे हैं कि भारत से यह आशा की जाती है कि वो प्रत्येक वर्ष जो है 20 से 30 लाख पाउंड स्टर्लिंग, समझ रहे हैं, पाउंड स्टर्लिंग वहां की मुद्रा है, इतना पैसा ब्रिटेन की तरफ जाए, ये भारत से जो उम्मीद कर रहे हैं, और बदले में मामूली मूल्य के सैनिक भंडारों के अलावा और किसी की आशा ना करे। लॉर्ड एलन बरो कह रहे हैं कि भारत जो है हर साल 30 से 40 लाख पाउंड पैसा ब्रिटेन को भेजे, और बदले में केवल इतना ध्यान रखे कि कुछ सैनिक सुरक्षा आपको मिल सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुल्विन, दोस्तों जॉन सुल्विन का स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था। इसने क्या कहा था कि हमारी प्रणाली कुछ इस तरह स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी चीजों को सोख करके ब्रिटेन की टेम्स नदी में जोड़ देती है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट हमने पहले बताया था, पीटी में आता भी है। जॉन सुल्विन का नाम ध्यान रखिएगा। क्या कहा कि हमारा सिस्टम उस स्पंज की तरह काम करता है जो गंगा नदी की सभी महत्वपूर्ण चीजों को सोख करके टेम्स नदी में जोड़ देता है। क्लियर है? चलिए, वर्ष 1858 के बाद यह दोहन बढ़ता गया। वास्तविक अब ब्रिटिश शासक, लाभकारी लेखक और इसकी सच्चाई से इनकार करने लगे थे। 18वीं सदी के अंत तक यह दोहन भारत के राष्ट्रीय आय का लगभग 6% या उससे ज्यादा हो गया था। 18वीं सदी और 19वीं सदी के आरंभ में, अर्थात ब्रिटेन के औद्योगिकरण के आरंभिक काल में, भारत से बाहर ले जाए गए धन ब्रिटेन की पूंजी के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस काल के दौरान यह रकम ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा था। मगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि उस समय अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग अधिकतर % जो ब्रिटेन उद्योग, कृषि और अन्य कार्यों में कर रहा था, अर्थात भारत से जो पैसा जा रहा था दोस्तों, वो ब्रिटेन में निवेश किया जा रहा था, कृषि में, उद्योगों में या अन्य चीजों में। यातायात और संचार के साधनों का विकास, तो यातायात के साधनों, संचारों के साधनों में विकास किया जा रहा है। 19वीं सदी के मध्य तक भारत के यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। यातायात बैलगाड़ी, लोगों के द्वारा पैदल से सीमित था। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमाने पर खपाना है, तो ब्रिटिश उद्योग के लिए यहाँ से कच्चे माल प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत में रेलवे का निर्माण किया गया। तो दोस्तों रेलवे की धन निष्कासन में एक बड़ी भूमिका रही है। कैसे कि अब जैसे अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया,
तो रेलवे का निर्माण दोस्तों इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उसका फायदा भारतीयों को मिले। रेलवे इसलिए निर्माण किया जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चे माल को तीव्र गति से बंदरगाह शहर तक लाया जाए और जो बना बनाया हुआ माल है वो बंदरगाह के क्षेत्रों से भारतीय के आंतरिक बाजारों तक पहुंचाया जाए। तो व्यापार की गतिविधि को बढ़ाना उद्देश्य है दोस्तों। क्लियर है? तो रेलवे के निर्माण का पर्पज मुख्य रूप से ब्रिटिश कंपनी का व्यापार बढ़ाना और भारत से धन निकासी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना था। यह रेलवे का अपना योगदान था या इसका मुख्य उद्देश्य था। चल आगे है, इस समय उन्होंने नदियों में स्टीमर चलाए थे, सड़कों पर सुधारने पर काम किया था। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड को 1839 का कार्य आरंभ हुआ, 1850 के दशक में पूरा हुआ। तो ये अंग्रेज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ सड़क हैं, है ना, स्टीमर हैं, इस तरीके की चीजें काम कर रहे हैं। अनेक नगर और बंदरगाह को मंडियों से जोड़ने का प्रयास भी किया गया, यातायात सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन वो केवल अपने फायदे की बात हो रही है ना। जॉर्ज स्टीवेसन ने बनाया गया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चलाया गया। तो जॉर्ज स्टीवेसन का नाम ध्यान रखेंगे जिन्होंने पहला रेलवे का इंजन बनाया है ना। 1830 से 1840 के दशकों में रेलों का तेजी से विकास किया गया। जल्द ही भारत में तेजी से रेल लाइनें बिछाने के लिए दबाव पड़ने लगा था। ब्रिटिश उद्योगपतियों को आशा थी कि वे इस प्रकार के देश के भीतर दूर दराज के इलाकों में विशाल अभी तक पकड़ से जो बाहर थे उनको भी बाजार तक मिला लिया जाए। जो क्षेत्र दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में शामिल नहीं थे, दूर दराज इलाकों में थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां तक ब्रिटिश की पकड़ हो जाए, इसीलिए रेलवे का निर्माण किया जा रहा है ना। बाजार तक उनकी पहुंच मिल जाए तथा उनकी भूखी मशीनों और उनको चलाने वालों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हो जाए। तो रॉ मटेरियल जो है कम फैक्ट्रियों को मिल जाए, खाद्य सामग्री का निर्यात आसान हो जाए। ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकों को भी लगा कि उनकी अतिरिक्त पूंजी सुरक्षा के साथ साथ भारत में रेलवे के विकास में लगाई जा सकती है। ब्रिटेन के इस्पात उत्पादकों को लगा कि उनके उत्पादों जैसे पटरियां, इंजन, डिब्बों, दूसरी मशीनों आदि की बिक्री की जा सकती है। मतलब यह था कि भारत में रेल के निर्माण से ब्रिटेन के पूंजीपतियों को ब्याज मिलने वाला था। ब्रिटेन में जो इस्पात लोह उद्योग कारखाने थे उनको अपनी मशीनें बेचने का मौका मिलने वाला था। अर्थात इस रेलवे के निर्माण से ब्रिटेन को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था और इसका बड़ा हर्जाना भारत और भारतीयों को भुगतना था। तो ये मुख्य रूप से भारत के रेलवे के बारे में बात की जा रही है ना। नेक्स्ट है, जल्द ही भारत सरकार ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया और उन्हें रेलों के रूप में एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने सैनिकों की भर्ती आवाजाही तेजी से हो सकेगी। इस प्रकार और भी बड़ा प्रयोग कुशल ढंग से किया जा सकेगा। देश का प्रशासन चलाना, आंतरिक विद्रोह को दबाना, दोहरी हमलों से अपने आप को बचाना, यह भी संभव हो जाएगा। तो दोस्तों रेलवे के निर्माण से केवल ये नजर नहीं आ रहा था कि केवल ये बहुत सारी चीजें थी, लेकिन रेलवे के निर्माण ने बहुत सी सारी चीजों को बढ़ावा दिया है। जिसमें प्रशासन को मजबूत किया जा सकता है, कहीं अगर विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को दबाया जा सकता है, ब्रिटिश की पहुंच जो है आंतरिक क्षेत्रों पर हो जाएगी, तो प्रशासन के एरिया को बढ़ाया जा सकता है। मतलब ब्रिटिश उसमें भी अपना लाभ ही देख रहे थे मुख्य रूप से। भारत में रेल लाइनें बिछाने का पहला सुझाव जो है 1831 में मद्रास में आया था, है ना। पर इस रेल के डिब्बों को दौड़े खींचने वाले थे, मतलब बैलों के माध्यम से खींचा जा रहा है। भारत में भाप से चलने वाली रेल का पहला प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया। इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटरों और भारत से व्यापार कर रहे व्यापारी घरानों, कपड़ा उत्पादकों इस प्रस्ताव को तगड़ा राजनीतिक समर्थन मिला। तो जब 1834 में दोस्तों पहली बार इंग्लैंड में प्रस्ताव रखा गया कि भारत में रेलवे का निर्माण किया जाए, तो वहां जितने व्यापारी वर्ग था उन सब ने समर्थन कर दिया है। और दोस्तों 1834 की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, है ना, वो दरअसल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो दूसरे व्यापारी भी शामिल हैं इसमें। तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइनें बिछाएंगी और रेल लाइन चलाएंगी। भारत सरकार ने जनता जमानत दी कि इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर कम से कम 5% का ब्याज मिलेगा। तो प्राइवेट कंपनियों को चीजें दी जा रही हैं। बंबई और ठाणे के बीच जो है पहली रेल लाइन यातायात के लिए 1853 में खोली गई।
तो दोस्तों भारत में पहली रेल लाइन जो है बंबई से ठाणे के बीच 1853 में मात्र 34 किलोमीटर एरिया कवर किया गया था, चलाई गई थी रेल। क्लियर है। वर्ष 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी यहाँ तेजी से रेल लाइन बिछाने का विचार का समर्थन दिया था। 1853 में लिखे एक प्राइवेट नोट में उन्होंने रेलों के विकास का व्यापक समर्थन लाने का प्रयास डाला था। उन्होंने 4 प्रमुख ट्रक लाइनों को एक जाल का प्रस्ताव रखा जो देश के अंदरूनी भागों में दौड़ सकती थी। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है भारतीय रेल निर्माण के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण नाम रहा। डलहौजी ने इस पर काफी काम किया, रेलवे के निर्माण में देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। 1869 के अंत तक जमानत प्राप्त कंपनियों लगभग 6000 किलोमीटर से अधिक लाइनें बिछा चुकी थी दोस्तों। तो 1869 तक लगभग 6000 किलोमीटर की लाइनें बिछा दी गई थी, पर यह प्रणाली काफी खर्चीली थी, धनी लाभिन बहुत ज्यादा खर्चीली थी। 1859 में भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई रेल लाइन बिछाने का फैसला लिया, लेकिन रेलों के प्रसार की गति अभी भी भारत के अधिकारियों को तथा ब्रिटेन के व्यापारियों को संतुष्ट न कर सकी। बस 1880 के बाद प्राइवेट कंपनी और सरकार दोनों ने रेल लाइनें बिछाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों प्रारंभ में प्राइवेट कंपनियों को यह अधिकार दिया गया कि आप जो है रेल लाइन बिछाइएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियां उतनी तीव्र गति से काम नहीं कर पा रही थी। तो फिर 1880 के बाद ब्रिटिश सरकार जो है इसमें खुद शामिल हो जाती है। अब सरकार और जो है प्राइवेट कंपनी दोनों लोग मिलकर के जो है रेल लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। अब देखिएगा 1905 तक दोस्तों लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछा दी गई थी। क्लियर है। और भारतीय रेलवे के विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, रेल इंजनों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगा दी थी। 350 करोड़ रुपए का पैसा लग गया था दोस्तों, है ना। यह पूंजी लगभग पूरी तरह ब्रिटिश पूंजीपतियों के निवेश की थी। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें भारतीय पूंजी नहीं लगी हुई है दोस्तों, है ना। इसमें भारतीय पूंजी का भाग नगण्य था या नहीं था, बिल्कुल। दूसरा, आरंभ के 50 वर्षों में इन वित्तीय घाटा होता रहा, मतलब रेलवे का जो निर्माण किया गया उसमें कंपनियों घाटा हुआ। बाद में पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे सकती थी। प्राइवेट कंपनियों ने रेल लाइन बिछाने या उनका घाटा तो भारत सरकार ने पूरा किया, क्योंकि वह उनके साथ जो एग्रीमेंट किया गया था। 1850 के दशक के बाद ब्रिटेन ने जो है ब्याज की दर जो है 3% थी, देखते हुए लगभग 5% की दर से आकर्षण किया। तो ये 5% का ब्याज दोस्तों उन पूंजीपतियों को दिया गया था। ये ध्यान रखें, कुछ फैक्ट है जो ध्यान रखने हैं आपको। रेल लाइनों की योजना तैयार करने, उनका निर्माण करने तथा उनका प्रबंधन भारत और की जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो रेलवे के निर्माण में भारतीयों के लिए ध्यान नहीं रखा गया कि इसमें भारतीयों को कोई हित शामिल होगा दोस्तों, है ना। भारतीयों का कोई हित शामिल नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट है। इसके विपरीत खास बात भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति रखना था। ये रेल लाइनें मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों तक कच्चे माल को निर्यात करने के लिए बनाई गई थी, बंदरगाहों तक जोड़ी गई थी, है ना। भारतीय उद्योग बाजारों तथा कच्चे मालों की आपूर्ति करना इसकी मुख्य आवश्यकता था। इसके अलावा रेल भाड़े इस प्रकार तय किए गए थे कि आयात निर्यात को बढ़ाया जा सके, है ना। वस्तुओं के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच को प्रोत्साहन किया जा सके, और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए रेल लाइनों को जो है बिछाया गया था। इसमें दरअसल जो रेलवे के भाड़े तय किए गए थे दोस्तों, या जो रेलवे का जो किराया तय किया गया था, वो भारतीयों के लिए किराया कुछ अलग था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ अलग था। मतलब व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों के लिए ये अलग था। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय व्यापारियों से बहुत ज्यादा किराया लिया जाता था, है ना, कि ये व्यापार ना कर पाए, करते थे तो बहुत ज्यादा किराया लिया जाता था। तो भारतीय व्यापारियों को हतोत्साहित करने का काम भी दोस्तों इस रेलवे ने किया, है ना। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम कर रखी थी। तो ये डाक प्रणाली भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही दोस्तों एक डाक व्यवस्था शुरू की गई थी, जो आपके आगरा से कलकत्ता तक एक तार लाइन बिछाई गई थी, है ना। तार की व्यवस्था की शुरुआत की गई।
1853 में कलकत्ता आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया, ध्यान रखिएगा 1853 में किया गया था, कलकत्ता से आगरा के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों का भी आरंभ किया। इससे पहले जब भी कोई डाक हजारों किलोमीटर की जाता था, नगद पैसा देना पड़ता था, उसने डाक दरों को तय भी कर दिया। पूरे देश में कहीं से भी पत्र भेजने की सुविधा प्रारंभ हो गई थी। तो ये डाक व्यवस्था की शुरुआत भी दोस्तों डलहौजी के टाइम पर हो रही है ना। पहले डाक पत्र जो है अलग अलग जगह पर जाते थे, अब उनके लिए एक लाइन भी बना दी गई थी मुख्य रूप से। कभी तो एक ही पत्र में इतना खर्च आ जाता था, जो मतलब मजदूर बहनी का मतलब उसका जो किराया था पहुंचने का वो बहुत ज्यादा था, मजदूर वर्ग के बाहर से था मामला, है ना। नेक्स्ट है मालगुजारी की नीति। तो ये तो धन निष्कासन के बारे में बात हो गई। अब अंग्रेजों ने भारत में जो टैक्स प्राप्त करने के लिए कुछ नीति बनाई थी। मालगुजारी का मतलब है कि टैक्स वसूल करने की जो प्रक्रिया थी। अब उसमें दोस्तों कौन कौन सी चीजें शामिल थी, देखिए। आयात के लिए भारतीय दस्तकारों तथा दूसरे खरीदारों पूरे भारत की विजय का खर्च उठाने, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिकों के पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति करने, भारतीय ग्रामों दूर दराज के क्षेत्रों को उपनिवेशवाद से जोड़ने के लिए, जो प्रशासनिक खर्च पूरा करने के लिए, इन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते राजस्व की आवश्यकता थी दोस्तों। कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए, चाहे वो प्रशासन आर्थिक हो, राजनीतिक हो या जो भी रहा हो, उन सबके लिए एक राजस्व की जरूरत थी, है ना। इसका मतलब था कि भारतीय किसानों के लिए करों के बोझ से भारी बढ़ोतरी वृद्धि करना किया जाए और जो कर प्राप्त होगा उससे अपना प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना था। तो राजस्व की प्राप्ति, ज्यादा से ज्यादा टैक्स प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ना। 1853 तक प्रशासन न्याय प्रणाली के जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनका लक्ष्य माल गुजारी का संग्रह करना था। कंपनी के व्यापार और मुनाफे के लिए, प्रशासन के खर्च के लिए तथा भारत में अंग्रेजों के प्रशासन हित खर्च करने के लिए धन जुटाने का महत्वपूर्ण उपाय जो है ये राजस्व हो सकता था। क्लियर है। एक तय समय में भारत के शासक जो पैदावार होती थी उससे एक भाग जो है मालगुजारी के रूप में लेते थे। यह मालगुजारी या तो कंपनी की सहायता से सीधे सीधे ली जाती थी या अप्रत्यक्ष रूप से ली जाती थी। बिचौलियों जैसे जमींदार, मालगुजारी आदि के माध्यम से टैक्स प्राप्त किया जाता था, है ना। उसका एक बड़ा भाग जो है कमीशन के तौर पर भी चला जाता था। ये बिचौलिए मुख्यतः मालगुजारी वसूल करने और उनके कभी कभी जो है बीच में रिश्वत लेने का काम भी करते थे। तो टैक्स प्राप्त करने का प्रोसेस ये होगा कि या तो कंपनी अब डायरेक्ट टैक्स वसूलेगी मुख्य रूप से, या इनडायरेक्ट तरीके से वसूलेगी। तो ये प्रक्रिया मुख्य रूप से चलती रहेगी, है ना दोस्तों। चलिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों कौन कौन सी नीतियों को शुरू किया, किन किन चीजों को प्रारंभ किया है कर प्राप्त करने के लिए, उनको हमें समझना है। देखिए, पहला है इस्तमरारी बंदोबस्त, है ना। इस्तमरारी बंदोबस्त दोस्तों, इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी को हम लोग जो है जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त आदि नाम से जानते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, अर्थात अब उसे वहां से टैक्स प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था, जमा करने का अधिकार मिल गया था। आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली पुरानी प्रणाली को जारी रखने का प्रयास किया, हालांकि जमा की जाने वाली रकम बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों आपने देखा कि 1765 में कंपनी को दीवानी मिली, तो उन्होंने जो है टैक्स प्राप्त करने की पुरानी परंपरा को हिस्सा रखा, जिसमें बिचौलियों के माध्यम से भारत के जो जमींदार लोग थे उन्हीं के माध्यम से टैक्स वसूलने का काम करवाया था, है ना। टैक्स बढ़ा दिया था। यह रकम 1722 से लेकर के 14,29,000, है ना, 1 करोड़ जो है और 42,90,000 के समथिंग में डाटा है ना, करोड़ों में डाटा है, ध्यान नहीं रखना हमें, किसी काम का नहीं। चलिए,
1773 में कंपनी प्रत्यक्ष रूप से इस वसूली की व्यवस्था का निश्चय किया। वॉरेन हेस्टिंग ने मालगुजारी की वसूली के अधिकार को नीलामी लगाकर जो है सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को दे दिया गया। तो जो स्तंभरारी बंदोबस्त दोस्तों, इसको वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में ठेके पर देने की व्यवस्था कर दी थी। बोली लगती थी, नीलाम किया जाता था जमीन को, और जितने ज्यादा नीलामी की बोली लगती थी उसको जो है जमीन दे दी जाती थी। क्लियर है? यह प्रयोग सफल नहीं हुआ क्योंकि जमींदार तथा दूसरे जो बिचौलिए थे वो बढ़कर बोली लगाते थे, इसलिए मालगुजारी रकम तो बढ़ गई पर वास्तविक वसूली नहीं बढ़ पाई थी। तो बिचौली अपने बीच में भ्रष्टाचार कर जाते थे। अधिकारियों की आशा यह थी कि कंपनी की इनकम बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी को आय तो समय में अस्थिरता का शिकार हुई, लेकिन उसे जो है पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। इसके अलावा खेतों में सुधार के लिए न तो रकम, न रैयत को कोई प्रबंध करते थे और न ही जमींदारी, इसीलिए जो है इस व्यवस्था को खारिज कर दिया गया था। तो जो स्तंभरारी बंदोबस्त या हम जिसको ठेके पे व्यवस्था कह रहे हैं, वो व्यवस्था फेल हो गई थी। न तो कंपनी की इनकम बढ़ रही थी मुख्य रूप से, और ना खेती में, कृषि में कोई नवाचार हो रहा था, है ना। चलिए, वही तक समय था जब स्थायी बंदोबस्त मालगुजारी को एक निश्चित रकम निर्धारित करने का विचार जो सामने आया था। यह विचार अत्यंत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रखा था। परमानेंट सेटलमेंट, है ना। इसकी दो खास विशेषताएं थी। पहली, जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। उन्हें अब रैयतों से जो मालगुजारी की वसूली करने के लिए सरकार का एजेंट के रूप में काम करना था, बल्कि ये अपने जमींदारों के इलाकों में सारी जुर्मान टैक्स वसूलते थे और जो कंपनी को अदा करेंगे। चलिए, यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है कि जमींदारों किसानों से जो है 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा, राज्य को देना होगा, और 1/11 भाग जो है कंपनी के पास चला जाएगा, है ना। मालगुजारी की रकम जो है, जैसे ये परमानेंट सेटलमेंट रखा गया, तो इसमें दोस्तों दो लोग थे। एक तरफ था ये आपका जमींदार और दूसरी तरफ थी दोस्तों कंपनी। तो टोटल इनकम का 10/11 भाग जो है कंपनी को मिलेगा, है ना, और उसका 1/11 भाग जो है जमींदार के पास रहेगा। जो टोटल इनकम प्राप्त की जाएगी दोस्तों, उसकी बात हो रही है। यहाँ एक कमी ये नजर आ रही है कि जमींदार और कंपनी के बीच तो एग्रीमेंट हो गया था कि कितना पैसा वो लेंगे, लेकिन जमींदार किसानों से कितना टैक्स वसूलेगा दोस्तों, ये डिसाइड नहीं किया गया था। इसीलिए जमींदार किसानों से मनमाना टैक्स वसूलता था और बाद में जो उनका शोषण भी करता था अच्छे तरीके से। तो ये भी मामला है ना। मालगुजारी की रकम जो है कंपनी को देनी पर निश्चित कर दी गई थी। काश्त का क्षेत्र बढ़ने, खेती में सुधार के कारण जो है बटाईदारों को चूसने जमींदारों की क्षमता अधिक वृद्धि हो गई थी, तो वो शोषण की प्रवृत्ति नजर आ रही है। आरंभ में मालगुजारी रकमों को निर्धारण मनमाने तरीके से किया गया, जमींदारों के परामर्श किए बिना ये सब हो रहा था। अधिकारियों का उद्देश्य शिकायत धन जमा करना था अधिक से अधिक। मालगुजारी की दरें बहुत अधिक थी, है ना, और 1765 से लेकर के 93 के बीच में बहुत सारे जो हैं भ्रष्टाचार जैसी चीजें नजर आई थी, तो इसीलिए जमींदार को बीच में लेकर के आ रहे हैं। दूसरी बात यह थी दोस्तों कि इसमें मालगुजारी का अत्यधिक संभव मांग निर्धारित हुआ था। एक ध्यान रखेंगे, सूर्यास्त का नियम दोस्तों, सूर्यास्त का नियम, सनसेट लॉ भी इसमें लागू था। सनसेट लॉ का मतलब यह हुआ कि जो जमींदार टैक्स जमा करने में अगर वो फेल हो गया निश्चित तारीख को, तो उसकी जमीन दोस्तों नीलाम कर दी जाती थी। क्लियर है? तो वो उसकी बात हो रही है, और वही कह रहा है कि बड़े स्तर पर जमीनों की नीलामी की गई। अधिकारी गैर अधिकारी सभी ने आमतौर पर यह माना कि 1753 के पहले बंगाल और बिहार के जमींदारों के पास जमीन का अधिकांश हिस्सा मालिकाना हक नहीं थे। अब प्रश्न उठता है कि फिर अंग्रेजों ने उन्हें मालिकों के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया, है ना। इसकी व्याख्या यह है कि औसत एक गलत फहमी का नतीजा यह था कि उस समय इंग्लैंड में खेती का केंद्रीय चरित्र भूस्वामी होता था और अधिकारियों के कंट्रोल में सारी चीजें होती थी। भारतीय प्रतिक्रिया ने यह डिसाइड कर दिया था कि जमींदार जो है मुख्य रूप से बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, टैक्स अपना ही प्राप्त कर लेते हैं, किसानों को शोषण कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये व्यवस्था जो है कंपनी की इनकम तो फिक्स हो गई थी, लेकिन कंपनी की इनकम बढ़ी नहीं। क्लियर है ना, जो पैसा मिल रहा था जमींदार बीच में ले जा रहा था। चलिए,
जमींदारों को जमीनों के मालिक बनाने का निर्णय मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक कार्यों से लिया गया था। जमींदार किसानों से जुड़ा हुआ था इसीलिए मुख्य रूप से, है ना। इसके 3 मार्गदर्शन कार्य थे। इससे पहला कार्य यह था कि चतुराई भरी राजस्व परिणाम था कि इसके राजनीतिक सहयोगी बनने की आवश्यकता थी। यहाँ कह रहा है कि जमींदार को क्यों बिचौलिया बनाया गया, तो जमींदार दोस्तों धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, क्लियर है। इसीलिए जमींदारों को एक ऐसे धनी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का सृजन किया जो अस्तित्व के कारण ब्रिटिश सरकार को सहयोग दे सकता था, ब्रिटिश सरकार के साथ काम कर सकता था, है ना। विदेशी सरकार का समर्थन किया इसने। सबसे महत्वपूर्ण विचार यह था कि वित्तीय सुरक्षा का था। 1793 से पहले अपनी आय के प्रमुख स्रोत जो है जमीन मालगुजारी से होते थे, जो बंगाल, मद्रास आदि नागरिकों के लिए निर्यात किए जाते थे। जमींदारों की नियुक्ति संपत्ति की जमानत थी। इसके अलावा इमारती बंदोबस्त ने कंपनी की आय को बहुत अधिक बढ़ा दिया, लेकिन जो है एक निश्चित आधार पर। जमींदारों को इसलिए मुख्य बनाया जा रहा है कि जमींदार जो है टैक्स देने में या कंपनी के लिए जो है ये भरोसेमंद व्यक्ति था कि कंपनी को टैक्स मिलेगा मिलेगा, इसलिए जमींदार के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जमींदारों से स्तंभरारी बंदोबस्त से आशा की गई कि उड़ीसा के क्षेत्रों से जो है लागू किया जाए। मध्य भारत के कुछ भागों में अवध ने अंग्रेजों के अस्थायी जमींदारों की व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में जमींदारों को जमीन का मालिक तो बना दिया गया, पर उन्हें मालगुजारी देनी पड़ती थी। बाद में जो है स्तंभरारी बंदोबस्त जैसी चीजें ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, ठीक। तो एक आपने स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी देखा था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था। दक्षिण और दक्षिण भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना ने जमींदारी के बंदोबस्त की समस्या को खड़ा कर दिया था। अधिकारियों का मानना था कि इन क्षेत्रों पर जागीरों वाले पैसे जमींदार नहीं थे। दक्षिण भारत की विशेषता थी कि जमींदार नहीं थे दोस्तों यहाँ पर, है ना। इसीलिए वहां जमींदार का जो मामला था नजर नहीं आ रहा है। इसका कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे सीधे हम काश्तकारों के साथ एग्रीमेंट करते हैं। काश्तकारों का मतलब था जमींदार के, वो किसान के साथ दोस्तों। उन्होंने यह भी माना कि वृत्ति दृष्टि से जो खर्चा भी कम हो जाएगा और जमींदार जो है बीच में से हट भी जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के समर्थन का दावा यह था कि यह पहले से मौजूद व्यवस्था जारी रहती थी। यह प्रथा मुख्य रूप से भारत की हमेशा रही थी और 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसियों कुछ भागों में इसको लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत कोई भी स्थायी बंदोबस्त नहीं था। प्रत्येक जो है किसान टैक्स देने के लिए जिम्मेदार था। रैयत बंदोबस्त ने कृषक स्वामित्व को किसी प्रथा को जन्म नहीं दिया। किसी एक नए वर्ग को बनाने की कोशिश नहीं की गई। किसानों ने भी जल्दी ही देख लिया कि अनेक जमींदारों की जगह नए जमींदारों ने ले ली थी। वे सरकार के बटाईदार मात्र थे। नियम पूर्वक मालगुजारी न देने पर जो है उनकी जमीनें बेच दी जाती थी। वास्तव में आगे चलकर सरकार ने खुलकर यह दावा किया कि जमीन की मालगुजारी का कोई कर न होकर के लगान है। तो एक तरीके से जमींदार को हटाकर के किसान के साथ लाया गया। तो कंपनी के लोग जो है किसानों से कह रहे हैं कि ये टैक्स नहीं, एक प्रकार का लगान है। अधिकांश क्षेत्रों पर निर्धारित मालगुजारी का बहुत अधिक होती थी। टैक्स तो हमेशा ज्यादा रहा है, जो रैयत किसानों के पास शोषण का कारण भी बनेगा, है ना। और कुल उत्पादन का 40 से 50% जो है उनसे ले लिया जाता था, तो फिर किसान के पास बचता ही कुछ नहीं था, है ना। इसीलिए रैयतों ने जो है सूखा, बाढ़ से बहुत प्रभावित हुए, तो बाद में ये व्यवस्था भी मुख्य रूप से फैल हो गई। क्लियर है। आगे है महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी। गंगा के दोआब के पश्चिमोत्तर प्रांत, मध्य प्रांत, कुछ भागों पंजाब में ये व्यवस्था लागू की गई, है ना। महलवाड़ी प्रथा कहा गया। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव जमींदारों या महलों के साथ किया गया। महल माने या दोस्तों गांव से है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार के साथ एग्रीमेंट, रैयतवाड़ी में किसान से डायरेक्ट टैक्स, और महलवाड़ी में पूरे के पूरे गांव से एग्रीमेंट हो रहा है ना। सामूहिक रूप से गांव या महल भूस्वामी होने का दावा करते थे। पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जानी जाने लगी यह एक संशोधित महलवाड़ी प्रथा लागू की गई। महलवाड़ी क्षेत्रों में मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण किया गया। जमींदारी, रैयतवाड़ी ये दोनों प्रथाएं देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थीं। अंग्रेजों ने भूमि में एक नए प्रकार का निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की कि उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिल सका। पूरे देश में भूमि को बेचना और खरीदना, गिरवी रखना, ये सब बढ़ावा दे दिया था। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित करने के लिए किया गया कि अगर जमीन को हस्तांतरित किए जाने या बेची जाने की वस्तु नहीं बनाया जाता तो सरकार के लिए काश्तकारी मालगुजारी बसार करना बहुत कठिन हो जाता था। लोग टैक्स पे कर रहे थे इसलिए क्योंकि लोग अपनी जमीन बेचना पड़ रहा था, कर्जा लेना पड़ रहा था, है ना।
अब मालगुजारी जमा कर सकने के लिए जमीन की जमानत देकर धन उधार ले सकता था, उसका एक हिस्सा बेच भी सकता था। अगर वो ऐसा करने से इनकार करता तो सरकार मालगुजारी की रकम निकालने के लिए उसकी जमीन को नीलाम कर देती थी, और ऐसा करती भी थी कई बार। जमीन को निजी संपत्ति बनाने के कारण यह भी विश्वास भी था कि स्थायित्व और अधिकार मिलने से भूस्वामी रैयत के सुधार करने का प्रयास भी होगा। जमीन को आसानी से खरीदना, बेचा जा सके, एक माल बनाकर अंग्रेजों ने देश में प्रचलित भू प्रथाओं को बुनियादी परिवर्तन कर दिया था। भारतीय ग्रामों का स्थायित्व, उनकी निरंतरता का ढांचा चरमरा गया। भूमि को बेचने का अधिकार दे दिया था। उद्देश्य ये था कि किसान उस भूमि को बेचकर कम से कम टैक्स पे कर पाएगा। चलिए, तो ये हमारा 3 आर्थिक नीतियां ब्रिटिश की हम लोगों ने कवर की हैं। आगे से हम लोग फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।